नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। तेजस्वी, तकदीर, तस्वीर और तनाव। आइए आज तेजस्वी पर बात करते हैं। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का काम खत्म हो गया है और 121 विधानसभा क्षेत्र में 6 तारीख को पहले चरण का मतदान का काम होगा और इसी चरण में तेजस्वी का अपना विधानसभा क्षेत्र है वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां 2 प्रखंड है, एक तो स्वयं राघोपुर और दूसरा बिंदुपुर। मैंने आज क्यों कहा कि तेजस्वी, तकदीर, तस्वीर और तनाव। तकदीर सिर्फ इसलिए कि राजनीति तेजस्वी को विरासत में मिली। तकदीर इसलिए भी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी विरासत के लिए तेजस्वी का नाम चुना। और तकदीर इसलिए भी कि राष्ट्रीय जनता दल का डी फैक्टो सुप्रीमो होने का अवसर महज 35-36 साल में तेजस्वी को मिला, इसलिए तेजस्वी की यह तकदीर भी है। क्या है इनकी तस्वीर? तस्वीर सिर्फ सत्ता शीर्ष पर पहुंचने की नहीं, तस्वीर बिहार और देश के राजनीतिक मानचित्र पर उनके प्रभाव की, उनकी उपस्थिति की और उनके पहचान की भी। मुझको याद है 2015 में तेजस्वी ने पहला चुनाव राघोपुर से ही लड़ा था। मासूम सा लड़का, भोला भाला, जो दिल्ली के क्रिकेट के मैदान से निकलकर सीधे राजनीति के रणक्षेत्र में उतर गया, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, पिता के आशीर्वाद और लोगों के जन समर्थन से इसने बहुत जल्दी बिहार की राजनीति और समस्त राजनीतिक दलों में अपनी तस्वीर को बिल्कुल प्रमुखता से स्टूडियो में लगा दिया। आज तेजस्वी किसी परिचय के मोहताज नहीं, चाहे वो इस राज्य की राजनीति का हो या देश के अंदर विपक्ष के राजनीतिक चेहरों की भीड़ में चमकता हुआ एक मजबूत, स्पष्ट और बड़ा चेहरा। और ये तस्वीर है तेजस्वी की। तस्वीर यह भी है कि आज की तारीख में यदि आप सही पूछें तो बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में जिस नाम को सबसे प्रमुखता से और सबसे ज़्यादा चर्चा में जगह मिलती है वो तेजस्वी ही है। वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख के परिणाम के बाद और उसके बाद जो राजनीतिक विषाद पर प्यादे और खिलाड़ी अपनी चाल चलेंगे उससे तय होगा। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है कि आज उनके सामने कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में उस तेजी से और उस प्रमुखता से अपना स्थान नहीं बनाया। ये है उनकी तस्वीर। तो तेजस्वी की तकदीर और तस्वीर। लेकिन क्या है उनका तनाव? इसलिए मैंने टाइटल ही दिया तेजस्वी, तकदीर, तस्वीर और तनाव। इनके तनाव के मुख्य रूप से 3 पैराडाइम हैं या 3 एंगल हैं, 3 कोण हैं। पहला तनाव स्वयं परिवार से। हर राजनीतिक परिवार जिनका कुनबा पूरा राजनीति में उतरता हो, उसमें इस तरह के तनाव, इस तरह का खींचतान, इस तरह के पावर सेंटर्स, ये होना बहुत स्वाभाविक है। वो चाहे एमजी रामचंद्रन का परिवार हो, वो चाहे मायावती के परिवार का हो, वो चाहे मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का हो, वो चाहे लालू जी के परिवार का हो, ये सब में ये देखा जाता है। तो पहला तनाव तो स्वयं परिवार से ही है। मैं आज बात करना चाहता हूँ तेज प्रताप की। तेज प्रताप जी लालू प्रसाद जी के बड़े लड़के हैं और इनका पूरा बचपन, पूरा यौवन और इवन राजनीति सिर्फ बिहार में ही रहा। ये बिहार से बाहर बहुत कम रहे। इनकी शिक्षा जो भी हुई वो बिहार में ही हुई। एक फ़ोटो वीडियो वायरल हुआ था एक लड़की के साथ, जो बताया जाता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। बहरहाल उसके बाद से बहुत विवाद बढ़ा और ये सारा एपिसोड जब चुनाव दहलीज पर खड़ा था उसी वक्त हुआ था। इसलिए लालू जी ने सोच समझ करके यह निर्णय लिया और औपचारिक रूप से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। बताया जाता है कि उनके निष्कासन में तेजस्वी के साथ जो कुछ लोग हैं, उन्हीं के शब्दों में जो जयचंद हैं, उनका भी बड़ा योगदान है, उनका भी बड़ा हाथ है, या उन्हीं के शब्दों में उनका बड़ा षड्यंत्र है। जो भी बात हो, लेकिन
तेजस्वी के तनाव का पहला केंद्र बिंदु, पहला एंगल या पहला हॉट स्पॉट, ट्रबल स्पॉट वो उनका परिवार है और खासकर तेज प्रताप है। आपने देखा कि इन्होंने कहा था कि अगर वो महुआ आएंगे तो मैं राघोपुर भी जाऊंगा। तेजस्वी महुआ भी आए और तेज प्रताप राघोपुर भी गए। उसका क्या असर हुआ यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संयोग से मैं वैशाली में पोस्टेड भी रहा हूँ 2015-16 में। लोग बता रहे हैं कि महुआ में तेज प्रताप की स्थिति बहुत अच्छी है और अगर वो जीत जाएं तो किसी को आश्चर्य न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1-2 सीट पर सुगौली में तो महागठबंधन भी ऐसी स्थिति बनी, तकनीकी की साथ देना पड़ा तो कदाचित सुगौली में भी वो बड़े मजबूत स्थिति में है। तो शायद अपने अलावा 1 या 2 और विधायक वो जिता ले जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो तनाव का पहला एंगल ये है। दूसरा तनाव का एंगल है राघोपुर। आप कहेंगे कि राघोपुर क्यों तनाव का एंगल है? तो तनाव का एंगल ये है कि इस बार बीजेपी ने, मैं एनडीए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं है, बीजेपी ने, और बीजेपी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स हैं जदयू में वो भी शामिल हैं। इनके स्लीपर सेल कौन है? वो जो लोग राजनीति समझते हैं बिहार में वो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का स्लीपर सेल जदयू में 3-4 लोग कौन हैं। तो तनाव राघोपुर से ये है कि इस बार बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लानिंग है कि जैसे इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया दिल्ली में, जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, और ममता बनर्जी को हरा दिया था नंदीग्राम में। याद कीजिएगा, नंदीग्राम में एक घटना घटी थी, टाटा नैनो का प्लांट लग रहा था और उसी क्रम में इनका आंदोलन शुरू हुआ ममता बनर्जी की, और नंदीग्राम से कलकत्ता के मुख्यमंत्री कुर्सी पर आरूढ़ हुई। उसी नंदीग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया गया और ममता बनर्जी को हरा दिया गया। हालांकि प्रचंड जीत मिली और अंततोगत्वा वो मुख्यमंत्री बनी ही, चूँकि सुप्रीमो वाली पार्टी में कोई दूसरा बन नहीं सकता है। तो उसी तर्ज पर बीजेपी ने राघोपुर में ये पूरा राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है, और इस चेस पर जो खिलाड़ी हैं बीजेपी के वो हैं स्वयं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को ये स्पेसिफिक जवाब दी गई है कि आप किसी तरह से राघोपुर में तेजस्वी को घेरिए और उसको हराइए। मैसेज साफ है कि यदि तेजस्वी राघोपुर से हार जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा, एक मनोवैज्ञानिक भी और एक राजनैतिक भी। इसी क्रम में आपको बताते चलें, उस वक्त मैं पोस्टेड भी था, एक ब्रजनाथी सिंह करके एक राजपूत समाज के एक व्यक्ति थे, आपराधिक छवि थी उनकी, ठेकेदारी वगैरह भी करते थे। उनकी हत्या हो गई आज से कुछ साल पहले। उनका पुत्र राघोपुर में, आज बिहार का दुर्भाग्य भी है कि यहाँ जो अपराधी होता है वो पहले अपराधी बनता है, फिर बाहुबली बनता है और फिर वो राजनीति में आता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है इस राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने की। तो उसका अपना रसूख है। वैसे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 35% यादव हैं। मैं तो उस जिले में पोस्टेड भी रहा हूँ, मैंने चुनाव भी करवाए हैं और बड़े पद पर था मैं, वो बताना आवश्यक नहीं है। तो करीब 34 से 35% राघोपुर में यादवों की आबादी है और तकरीबन 19 से 20% राजपूत की भी आबादी है वहाँ। इसके अलावा पासवान वगैरह की भी ठीक ठाक आबादी है, या आप दलित की आबादी कह लीजिए। तो राजपूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वैसे राघोपुर परंपरागत सीट रही है लालू जी के परिवार की। एक भोला राय हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। पहली बार वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी लालू जी को लड़ने के लिए। वो ताउम्र उनके बेटे का नाम सुरेश है, वो भी संभवतः होगा ही, हालांकि अब तो मेरा वहाँ से थोड़ा रिश्ता टूट गया है। तो सुरेश उसके लिए काम देखता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ थी और वहाँ पर राजपूत का एक प्रभुत्व भी था। तो राजपूत के प्रभुत्व के कारण धर्मेंद्र प्रधान ने इस बार क्या किया कि ब्रजनाथी सिंह के बेटे को मिला लिया है और वहाँ पर सतीश यादव चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो भी यादव ही हैं। वहाँ दूसरा कोई चुनाव हमको याद नहीं है कि शायद कोई और प्रमुख
उम्मीदवार के रूप में कोई और लड़ा हो। तो प्लानिंग ये है कि इस बार तेजस्वी को वहाँ से हराया जाए किसी तरीके से, और पूरी ताकत बीजेपी ने वहाँ झोंक दी है, पैसे से और सत्ता के ताकत की। नित्यानंद राय को स्पेसिफिक जवाबदेही दी गई, इसलिए आप देखेंगे कि हाल के चुनाव के दरमियान नित्यानंद राय ने बहुत स्कैथिंग, बहुत तीखे प्रहार भी किए हैं तेजस्वी पर। हालांकि नित्यानंद राय को इवन वैशाली में भी, इनफैक्ट पूरे बिहार में तो छोड़ दीजिए, वैशाली में भी कोई यादव समाज में भी उनका कोई बहुत बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी हो वैसा नहीं है। उनको यादव समाज में भी बहुत पॉपुलर नेता नहीं है, और उनकी छवि जमीन उमीन एन केन प्रक्रेन प्राप्त करके प्रॉपर्टी बनाने की, हाजीपुर वगैरह में उन्होंने बेतहासा ज़मीन खरीदी है या उसको प्राप्त किया है और बेतहासा धन बनाए हैं। बहरहाल वो एक अलग एंगल है। तो उनको भी लगाया गया, और उनके लिए ये डू और डाई टाइप सिचुएशन है। अमित शाह के नज़र में बने रहना है, गृह राज्य मंत्री हैं, जूनियर मिनिस्टर, हालांकि उनकी औकात कितनी है वो सब लोग जानता है, सिवाय इसके कि उनको 1-2 दर्जन बॉडीगार्ड मिला हुआ है CRPF वगैरह का, और उनकी कोई हैसियत है नहीं बीजेपी में, तो उनको भी लगाया गया। और मेरी जो जानकारी है वो पैसे से बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को खरीदा भी जा। राघोपुर की एक और समस्या है। राघोपुर की समस्या ये है कि वहाँ हर घर में नेता है और हर घर में ठेकेदार है, और यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारे समाज और इस राज्य की है, और उसी तरह से राघोपुर की भी है कि पैसे से यहाँ हर कुछ बिकता है, वो ईमान हो या धर्म हो। तो और पैसे के लिए बीजेपी के पास अथाह संपत्ति है, अथाह पैसा है, तो बीजेपी की पूरी ताकत झोंकी हुई है कि इसको हरा दिया जाए। तो तनाव का दूसरा एंगल राघोपुर है। और तीसरा तनाव का एंगल है वो है बीजेपी का ये स्लीपर सेल, ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, और एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री आवास में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट है, दीपक कुमार। मेरी जो जानकारी है उसने फिर वही पैंतरेबाजी शुरू की है जैसा इन लोगों ने 2020 के मतगणना के समय में किया था। आप याद कीजिए कि 2020 की मतगणना जब हो रही थी तो करीब 12-1 बजे के आसपास टीवी के स्क्रीन पर चलने लगा कि महागठबंधन को 118-19 सीट मिल गया है। उसके बाद अचानक से मतगणना रुक गई, मतगणना स्लो हो गई। उसके बाद टीवी में कुछ खबरें आईं, कुछ विजुअल्स दिखाए गए कि बीजेपी के तमाम नेता, अधिकारी, ये लोग मुख्यमंत्री आवास में दौड़े, और बताया जाता है कि वहाँ से फ़ोन की घंटी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, उसका टेलीफोन का घंटी घनघनाने लगा, और करीब करीब 8 से 10 सीट जो बताए जा रहे हैं, ये आरोप बिल्कुल आप देखिएगा, अखबारों की उस वक़्त की कटिंग भी देख सकते हैं, और ये विजुअल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो करीब 8 से 10 सीट पर महागठबंधन की हार जो हुई वो 10, 12, 15, 150, 250, 400 के आसपास से। हिलसा में तो संभवतः 12 से 14 वोट से हारे। डॉक्टर गौतम कृष्ण सहरसा से लड़ रहे थे, वहाँ से संभवतः 150 या 200 वोट से वो भी हार गए, परिहार से हार। तो ये बीजेपी, ये जो नीतीश, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी का जो तनाव का ये 3 एंगल मैंने आपको बताया। पहला राघोपुर में बीजेपी के कारण, दूसरा इनके परिवार में तेज प्रताप के कारण, और तीसरा ये बीजेपी के स्लीपर सेल और मुख्यमंत्री के आवास पर बैठा हुआ अधिकारियों का एक समूह जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि यदि सरकार पलट गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने तो इन्होंने जो सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं, कहीं उसकी कलई न खुल जाए। तो ये रहा मेरी विवेचना, तेजस्वी, तकदीर, तस्वीर और तनाव। मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। नमस्कार।